Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we have discussed birth of the Weimar Republic. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से वाइमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ जर्मनी में, लेकिन उसे सिविलियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, जर्मन्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि जो भी वॉर में हुआ और वॉर के बाद जो डिस्ग्रेस आया जर्मनी में वर्साइल ट्रीटी साइन करने की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ वाइमर रिपब्लिक की वजह से आया, क्योंकि जो पीस ट्रीटी थी वो एक तरीके से एक बहुत ही हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, जिसकी वजह से जर्मन्स को बहुत ही बुरी कंडीशन का सामना करना पड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर। अब वॉर तो हुई थी, लेकिन उसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हुए होंगे, और वो क्या इफ़ेक्ट्स थे यही हम आज डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, द वॉर हैड ए devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। तो जो ये वॉर हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ जर्मनी पे ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पे पड़ा, बोथ साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली। बच्चों, जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकोनॉमिकली, जैसे कि बहुत सारे वेपन्स यूज़ होते हैं, कितनी ज़्यादा आर्मी यूज़ होती है, और आर्मी के लिए फूड वगैरह ये सब अरेंज करने में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो जाती हैं कंट्रीज़ जो भी वॉर में इन्वॉल्व होती हैं। तो वैसा ही कुछ यूरोप में भी हुआ। जो यूरोप कॉन्टिनेंट था वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक हो गया वॉर के बाद। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ ग्लैडिएटर्स, यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डिक्टेटर्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो कॉन्टिनेंट यानी कि जो यूरोप था वो कभी जो एक ग्लैडिएटर हुआ करता था, वो वार के बाद डिक्टेटर्स बन गया था। ग्लैडिएटर यानी कि वो पहले दूसरी कंट्रीज़ को लोन्स दिया करता था यूरोप, लेकिन वॉर के बाद यूरोप जो है वो दूसरी कंट्री से लोन लेने लगा था, एक तरह से डिक्टेटर्स बन चुका था। क्योंकि जो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था, वॉर गिल्ट के अकॉर्डिंग जो है उन्हें बहुत ही बड़ा कंपनसेशन $6 बिलियन का कंपनसेशन पे करना था। और इतना ही नहीं, जो सिविलियंस थे वो सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स को टारगेट करते थे। ये सब वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे। जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स थे वो वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो सिविलियंस थे उन्होंने तो एक्सेप्ट किया नहीं था वाइमर रिपब्लिक को। तो जब भी वो उन्हें कोई सोशलिस्ट, कैथोलिक या डेमोक्रेट्स में से कोई दिख जाता था तो वो बहुत ही ईजिली उसे टारगेट कर देते थे। और इतना ही नहीं, जो वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स थे उन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाना लगा था। नवंबर क्रिमिनल्स इसीलिए क्योंकि जो वर्साइल की ट्रीटी साइन हुई थी वो नवंबर में हुई थी। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ दी थी पूरे यूरोपियन सोसाइटी पे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। जो सोल्जर्स थे उन्हें सिविलियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी, क्योंकि सबके मन में अब रिवेंज की भावना थी, क्योंकि हर किसी को रिवेंज ही लेना था। क्योंकि उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तो वो बुरी तरीके से हार चुके थे, ऊपर से उन वर्साइल ट्रीटी साइन करवा के जर्मनी को बहुत ही बुरी कंडीशन में खड़ा कर दिया था। तो सोल्जर्स जो कि अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, उन्हें सिविलियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी। ट्रेंच लाइफ को सपोर्ट किए जाने लगा था। ट्रेंच लाइफ से बच्चों मतलब है कि जो सोल्जर्स थे उन्हें ट्रेंचेस में रखे जाने लगा। इस तरह से जो है गड्ढे खोदे जाते थे ज़मीनों में, और यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो रहा करते थे, और जब भी उन्हें अपने दुश्मन पे अटैक करना होता था वो यहाँ पे खड़े होके यहाँ से अटैक करते थे। यहाँ पे सैंड बैग्स रख दिए जाते थे और यहाँ पे कुछ वायर्स लगा दी जाती थी ताकि उनके दुश्मन जो हैं वो उन तक ना पहुँच सके। इस तरह की जो लाइफ स्टाइल थी उसे सपोर्ट किए जाने लगा, ताकि जो सोल्जर्स हैं वो हमेशा अलर्ट रहें।
लेकिन सच्चाई ये थी कि ये ट्रेंच लाइफ की वजह से जो सोल्जर्स की लाइफ थी वो बहुत ही मिजरेबल हो गई थी, क्योंकि आप ही सोचो ना, एक गड्ढे में रहना है, वहीं पे खाना है, वहीं पे पीना है, वहीं पे अलर्ट रहना है, वहीं पे सोना है, आप कहीं बाहर नहीं आ सकते, तो वो कितनी मिजरेबल लाइफ हो गई थी सोल्जर्स की। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. जो aggressive war propaganda था उसे सपोर्ट किया जाने लगा पब्लिक अफेयर्स में, यानी कि जो लोग रिवेंज लेना चाहते थे, जिनका बस एक ही मकसद था कि उन्हें रिवेंज लेना है अपनी इस बेइज्जती का, इस जो ट्रीटी साइन करवा के उनकी जो बेइज्जती की गई है उसका रिवेंज लेना है उन्हें, जो है वो पब्लिक अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। यानी कि जो नेशनल ऑनर की बात करता था सिर्फ उसी की बात सुनी जाती थी। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो एक यंग और फ्रेजाइल, एक नाजुक सा आइडिया बन के रह गया था। ऑब्वियस है, जहाँ पर हर कोई जो है रिवेंज की बात कर रहा है, अगर उनमें से वहाँ पर कोई एक कहता है कि नहीं हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, तो ऑब्वियस है उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। तो वो जो डेमोक्रेसी का आइडिया था वो एक नाजुक सा आइडिया बन के रह गया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिले वॉर के यूरोप में, साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली बोथ। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या बदलाव आए थे वार के बाद, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसे कहा गया पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म यानी कि बच्चों, आपको याद होगा कि हमने रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था। रेडिकल्स वो थे जो सोसाइटी में सडन चेंज चाहते थे, तो पॉलिटिक्स में चेंज जो आया उसे कहा गया पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। बच्चों, आपको जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो वाइमर रिपब्लिक के बर्थ को सिविलियंस ने सपोर्ट नहीं किया, तो जब अगर वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो ऑब्वियस है वो कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने लगे, और वो अल्टरनेटिव आया स्पार्टिस्ट लीग। ठीक है, ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनी, स्पार्टिस्ट लीग, ऑन द पैटर्न ऑफ बॉल्शविक रेवोल्यूशन। ये किस पैटर्न पे बनी? बॉल्शविक के। बॉल्शविक्स का मानना क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, जो जिसके अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो कंट्रोल करें, और इसी पैटर्न के बेसिस पे जर्मनी में स्पार्टिस्ट लीग बनी। यानी कि एक तरीके से जो स्पार्टिस्ट लीग बनी वो चैलेंज कर रही थी वेमर रिपब्लिक को। जो स्पार्टिस्ट लीग थी वो चाहती थी कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस हो, डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत नहीं है अभी जर्मनी में, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस होनी चाहिए। लेकिन जो वाइमर रिपब्लिक थी वो फुली अपोज कर रहे थे कि नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही चलाएंगे। बच्चों, ये देखिए आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है। ये जो पिक्चर है वो एक रैली की पिक्चर है जो कि रेडिकल ग्रुप स्पार्टिस्ट लीग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अब बच्चों देखिए, जो वाइमर रिपब्लिक थी वो ऑब्वियस पावर में थी, तो उन्होंने क्या किया, फ्री कॉप्स की मदद से स्पार्टिस्ट लीग को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों, फ्री कॉप्स कौन थे? वो सोल्जर्स थे जो वार वेटरन्स थे। वार वेटरन्स यानी कि उन जिन सोल्जर्स ने वार लड़ी हुई थी और उनमें से कुछ सोल्जर्स जिंदा बच गए थे। तो वाइमर रिपब्लिक ने उन सोल्जर्स की मदद से स्पार्टिस्ट लीग को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बच्चों एक बात समझ में आती है कि वाइमर रिपब्लिक और स्पार्टिस्ट लीग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि एक तरफ जो वाइमर रिपब्लिक थी वो चाहती थी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, और वहीं दूसरी तरफ स्पार्टिस्ट लीग चाहते थे कि सोवियत स्टाइल गवर्नेंस हो, और इन दोनों में जो तालमेल है वो बिल्कुल भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा क्लैश आ गया था। स्पार्टिस्ट लीग ने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की जर्मनी में, और कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट में बिल्कुल भी तालमेल देखने को नहीं मिला, और इसी बात का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। बच्चों, आपने सुना होगा अगर कोई दो इंसान या कोई भी दो टीम्स आपस में लड़ रही होती है तो उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा लेता है। वैसा ही हिटलर ने किया।
हिटलर ने इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो रहा था, ये दोनों आपस में ही लड़ने में लगे हुए थे, इन दोनों के अपने ही कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो उस दौरान जो है देश को संभालने का तो कोई देख ही नहीं रहा था कि कैसे देश में क्या करना है क्या नहीं, ये दोनों अपने में ही लगे हुए थे और इसी बात का फ़ायदा हिटलर ने उठाया, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, द राइज ऑफ हिटलर। तो एक तरीके का पॉलिटिकल रेडिकुलेशन देखने को मिला, यानी कि पॉलिटिकली चेंज होने लगी जर्मनी में। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो बच्चों आपको याद होगा कि वर्साइल ट्रीटी के अकॉर्डिंग जर्मनी को कंपनसेशन पे करना था कितना, $6 बिलियन का। तो ठीक है, वार के बाद जब उन्होंने वर्साइल ट्रीटी साइन कर दी, उसके बाद जर्मनी ने कंपनसेशन देना स्टार्ट किया। कुछ सालों तक कंपनसेशन दिया, लेकिन 1923 के आते आते जर्मनी थक गया कंपनसेशन देते देते, और उसने 1923 में मना कर दिया कंपनसेशन देने से। तो ये सुनने के बाद फ्रांस ने जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरियाज जो रूर रीजन में पड़ते थे उन्हें ऑक्युपाई कर लिया। रूर रीजन में जो मैंने आपको बताया था, जो रीनलैंड दिखाया था मैप में, उसके साथ में रूर रिवर बहती थी और उसके आसपास के रीजन में कोल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो उन एरिया, तो मैंने आपको बताया था मैप में शो किया था रीनलैंड, वहाँ पर उसके साथ में ही रूर रिवर बहती थी, जिसके आसपास के रीजन में कोल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो फ्रांस ने क्या किया, उन एरियाज़ को ऑक्युपाई कर दिया। अब जो जर्मनी थी उसके पास एक ही जरिया था अपनी इकोनॉमिक को रीबिल्ड करने का, अपने इंडस्ट्रियल एरियाज थे, लेकिन फ्रांस ने वो भी ऑक्युपाई कर लिए। तो फिर जर्मनी ने सोचा कि उन्हें करेंसी को प्रिंट कर लेना चाहिए। बच्चों आपने भी आप भी बहुत बार सोचते होंगे या छोटे होते सोचते होंगे कि हर किसी के पास प्रिंटेड मशीन होनी चाहिए, ताकि जितना पैसा कोई छापना चाहे तो छाप ले। ऐसा ही कुछ जर्मनी ने भी सोचा कि क्यों ना अपनी करेंसी को प्रिंटेड किया जाए और उससे जो है अपना डेब्ट चुका दिया जाए। लेकिन बच्चों गवर्नमेंट रेकलेसली जो मनी है उसे प्रिंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बहुत सी डिसएडवांटेजेस होती है। जैसे कि अब मान लीजिए सबके पास मेरे पास प्रिंटेड मशीन है, आपके पास प्रिंटेड मशीन है, ठीक है, और हम मार्केट में कोई पेन लेने जाते हैं। अब मेरे पास भी प्रिंटेड मशीन है, आपके पास भी, हमें पैसों की कोई टेंशन ही नहीं है, हमें सेम पेन पसंद आता है, मैं उसके 100 रुपीज़ दूँगी और आप उस पेन को ख़रीदने के लिए 200 लेके आ जाएंगे, मैं 500 लेके आ जाऊंगी, आप 1000। इस तरह से उस पेन की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ वहाँ जर्मनी में भी हुआ कि जैसे जैसे वो अपनी करेंसी प्रिंट करते गए, वैसे वैसे चीज़ों की कीमत बढ़ती गई और उनके जो मार्क थे वो फैल करते गए। जर्मनी मार्क जो थे वो फैल करते गए, यानी कि जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू थी वो फैल करती गई। और अप्रैल में यूएस के जो डॉलर था वो 24,000, जर्मनी के 24,000 मार्क के इक्वल था। फिर जुलाई आते आते तक 353,000 तक हो गया एंड अगस्त आते तक इतना अमाउंट हो गया। और इस तरह से जो जर्मनी के मार्क्स थे वो फैल करते गए और गुड्स के प्राइसेस राइज करते गए। और एक छोटे से ब्रेड का लोफ लेने के लिए भी बॉक्सेस भर के मनी लाना पड़ती थी उन्हें। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, इन्हें कहा गया हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब जो प्राइसेस हैं वो फिनोमिनली हाई होते जाएं। अब जर्मनी की ऐसी कंडीशन देखते हुए जो अमेरिका था उसे दया आ गई, ठीक है, अमेरिका वालों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि हम आपको थोड़ा सा इस बर्डन से फ्री करते हैं, यानी कि आपका जो बर्डन है फाइनेंशियली बर्डन उसे थोड़ा कम कर देते हैं। तो जो अमेरिका है वो फिर एक डेविस प्लान के साथ सामने आता है। डेविस प्लान, उस प्लान को कहा गया जो डेविस द्वारा प्लान किया गया था। डेविस जो थे वो एक अमेरिका के बैंकर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया जिसके अकॉर्डिंग जर्मनी का जो बर्डन था फाइनेंशियली उसे कम कर दिया गया। लेकिन ये जो खुशी थी जर्मनी के लिए वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और उसके बाद आया द ईयर ऑफ डिप्रेशन।
अब इन ईयर्स में क्या हुआ, इन ईयर्स को डिप्रेशन का ईयर क्यों कहा गया, इसके बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.